रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं। यस, इट्स थर्सडे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे और वीकेंड की जानिब हम जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत को लेकर और पिछले कई दिनों से जो एक सियासी हंगामा खेजी चल रही है उसको लेकर। दिस इज दी अनदर इंपॉर्टेंट डे और इसके बाद एक डी डे भी आने वाला है। वैसे आज भी डी डे हो सकता है लेकिन यू नेवर नो। लेकिन इस हवाले से तो हमने आगे जाके आज पूरा घंटा डिटेल में बात करनी है कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो इस वक्त है उस पर किस तरह से किस साइड पे ये जाएगी, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आज हम क्रिकेट को नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा कजाफी स्टेडियम में। पहले मैच में तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था, लेकिन अब सेकंड में एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ बराबरी के बाद फिर आखिरी मैच थोड़ा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। जी, आज बिल्कुल दूसरा मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो सीरीज भी हारेगा और अगर मैच जीतता है तो फिर 1-1 से बराबर होगा। फिर लाहौरियों को खास तौर पर और पाकिस्तानियों को फिर तीसरा मैच देखने का ज्यादा मजा आएगा। सो पाकिस्तान को आज का मैच बहरहाल जीतना चाहिए। पिछला मैच हम बहुत बुरा हारे थे। इस हवाले से भी इन डिटेल्स बात करेंगे। पॉलिटिकली इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रात गए तक डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। इन दिनों में तो रात गए भी बहुत सारा एक्टिव रहना पड़ता है। आपको ट्विटर पे कोई भी किसी वक्त कोई भी ट्वीट कर देता है, कुछ भी हो जाता है। सो लिहाजा इस पे भी आगे जाके हमने डिटेल में बात करनी है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। तहरीके अदम एतमाद का मैच आखिरी ओवर में पहुंच गया। कौमी असेंबली में अदम एतमाद पर बहस आज से शुरू। 3 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान की किस्मत का फैसला होगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले हुकूमत की बड़ी मुश्किल। MKM पाकिस्तान ने ओपोजिशन को ज्वाइन कर लिया। कौमी असेंबली में ओपोजिशन ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। हुकूमत अक्सरियत खो बैठी। मुबैना धमकी आमेज खत पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वजीर आजम ने खत के मंदरजात वफाकी काबीना और सीनियर सहाफियों के सामने पेश कर दिए। आज पार्लिमानी रहनुमाओं को दिखाए जाने का इम्कान। मुश्किलात में घिरी PTI की एक और मुश्किल। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शंस आज होंगे। ओपोजिशन के गढ़ हजारा और मालाकंड डिवीजन में हुकूमत कड़े मुकाबले का सामना करेगी। अल्फा मर्ज क्या होता है, इस तस्वुर में कितनी हकीकत है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और व्हाइट बॉल का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कैंगरू सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म, कौमी टीम सीरीज में वापसी के लिए कोशां। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। क्रिकेट पे बात होगी, सेगमेंट्स होंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सेगमेंट्स होंगे, ये होगा, मुझे वो याद आ गया, हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। फिलहाल ना इस इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है। इधर कोई बादल नहीं है, बस जंगल और रक्स में जंगल में रक्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं जी। अदम एतमाद, आपको मालूम है वोटिंग से पहले हुकूमत पर मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो दिन जिसके लिए वजीर आजम ने 2 नफल पढ़े थे और दुआ मांगी थी कि वो आए, जब वो आ रहा है तो लगता है वो नफल उल्टे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। MKM पाकिस्तान ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया और ऑपोजिशन कैंप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद आपको मालूम है ऑपोजिशन ने जो कौमी असम्बली है उसमें अपनी अक्सरियत बना ली है और हुकूमत इस वक्त अकलियत में आ गई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त हुकूमत एक कमज़ोर पोजीशन में है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतहदा ऑपोजिशन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें क्या क्या ऐलानात हुए और क्या क्या अहम बातें की गई, ज़रा इसके ग्लिम्स कुछ आपको दिखाते हैं। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं उसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम की जिंदगियों में भी तब्दीली लाए। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे कि हमने अपने तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी। मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई
रीत कायम करें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन सफ़ों में शामिल हो गए हैं। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं। 3.5 पौने 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। झूठ पर मबनी सियासत का आज खात्मा हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन को कौमी असेंबली में वाजे बरतरी हासिल हो गई है और हुकूमत की जो पोजीशन है वो हमें बज़ाहिर तौर पर कमज़ोर नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाउस में ऑपोजिशन कायदीन का इजलास भी हुआ। इतलात के मुताबिक इस इजलास में PTI के 22 मुनहरिफ अरकान ने शिरकत की और दिलचस्प बात यह है कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी के कज़न फरूख अल्ताफ और आमिर लियाकत ने भी मुनहरिफ अरकान में शमूलियत फारूक साहब को बाद में ट्विटर पे बेशर्म भी कहा फवाद चौधरी साहब। और उसके साथ साथ ही वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इन मुनहरिफ अरकान के बारे में भी वजीर आजम को क्या क्या मशवरे दिए, सुन लेते हैं। कदर के सिकंदर हैं खान साहब, और ये छोटे छोटे बिकने वाले लोग, सियासी कीड़े मकोड़े, गंदी नालियों की ईंटियां जो पैसे लेके अपने जमीर को बेचती हैं, इनकी सोच जो मर्जी हो, अवाम की वोट और अवाम की सोच आपके साथ है वजीर आजम साहब। 2-4 थैले मुझे भी ट्रक दे देते पैसों के तो ये बात ही यहाँ तक ना पहुँचती, ये बात ही खत्म हो जाती। माल इनकी कमजोरी है। जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा। वैसे शेख साहब ने शेख साहब जब बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर जितनी खुशी और मोहब्बत भरे अंदाज से उन्हें मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत का इज़हार शेख साहब 15वीं वजारत पे इतनी मोहब्बत का इज़हार। खैर, कमजोर पोजीशन के बावजूद जी वजीर आजम और वफाकी वज़रा ये दावा करते नजर आते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का मैच हुकूमत ही जीतेगी। 92 के वर्ल्ड कप से इसको तशबीह दी जा रही है। और ये मैं वाजे कर दूं, ना तो किसी ने उनसे रिजाइन मांगा, ना ही वजीर आजम रिजाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे है नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे कि आगे जो इवेंट्स इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इन्हीं लोगों का है जो अभी सिंध में बैठे, इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। जी जनाब, वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स, ओवरऑल ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है। इसके साथ साथ इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आप दोनों को। ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद की इमरान बार बार फ़िज़ा की बात करते हैं और ये बड़ी डिफरेंट होती चली जा रही है। अब चूँकि कल की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद तो बज़ाहिर तौर पर हमें लग रहा है कि हुकूमत की जो नंबर गेम है वो उनके हाथों से निकल चुकी है और अब जो अपोजिशन की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले मैं आपसे कमेंट लूँगी। ये जो वाज़े बरतरी हमें नज़र आ रही है, बज़ाहिर तो हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर है, क्या ये बज़ाहिर हकीकत में भी ऐसा ही है? ये ज़रा आप हमें इस पर तज्जिया दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, होगी इसमें हकीकत होगी, ये तो जिस दिन वोट होगा उस दिन पता चल जाएगा। बज़ाहिर आज़म की अददी अक्सरियत वो खो चुके हैं, लेकिन जनाब जिस मुल्क में जाली FIR के ऊपर लोग बेगुनाह 25-30 साल जेलों में गुजार देते हैं, मैंने 3-4 लोगों के इंटरव्यू किए। जिस मुल्क में वो एक नाजिम जोखियों हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, मुल्जिम हैं, उनको चूंकि वोट के लिए लाना था, उसकी बेवा को मजबूरन ट्विटर पे आके ये मैसेज देना पड़ा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैंने डर के मारे नहीं कि मैं बड़ी ईमानदार खातून हूँ। तो उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हम तो एक तमाशा, एक सर्कस यहाँ पे लगा हुआ है कि 6-7 साल से हमें ये बताया जा रहा था कि ये जो लोग अभी हुकूमत में इंशाल्लाह आएंगे कि ये करप्ट तरीन लोग हैं। अभी 2 हफ्ते पहले तक वो टीटियों का और पता नहीं कितने रेफरेंसेस बने हुए हैं जरदारी साहब के ख़िलाफ़, और वो काफ़ी सारे हक़ाइक़ पे मबनी हैं। तो इसलिए हमें अगर अददी अक्सरियत पोजीशन को हासिल हो भी गई है तो उसे मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। जिस मुल्क में ईमानदारी, रूल ऑफ लॉ तलपट हो जाए,
बिल्कुल उमरा के लिए, बिल्कुल सही कह और रहे हैं। गरीब आदमी सिसकता रहे 20-30 साल तक जेल में, तो वो कुछ भी हो सकता है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और ये जाम अब्दुल करीम साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वापस आ चुके हैं आज सुबह, और इनको रिसीव करने के लिए पीपल्स पार्टी के वज़रा की बड़ी तादाद गई है, और ये कत्ल के मुलजिम थे नाजिम जोखियों के। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे जो कानून में मामलात हैं। खैर आमिर ज़िया साहब, ये जो इम्तियाज़ गुल साहब की मायूसी है, ये मुझे लगता है हर उस पाकिस्तानी की मायूसी है जो अपने वतन के लिए सोचता है और समझ बूझ रखता है। लेकिन इसी सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं, और शायद ये 21वीं सदी भी हमें तब्दील नहीं कर पाई। खैर गेटिंग बैक टू दिस सिचुएशन, इस वक्त जो सिचुएशन रूम है, ये ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस है जो विफाकी वज़रा को, वज़ीर आज़म को इस बात पे नहीं आने देता कि नाउ दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट दिस गेम? ऐसा क्या है जो बार बार उनको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है? वो कहते हैं कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। तो आप लोग कह रहे हैं कि जी बज़ाहिर हुकूमत की जो है पोजीशन कमजोर है, मैं समझता हूँ कि हकीकतन कमजोर है। और इम्तियाज गुल साहब ने जिस मर्ज की निशानदेही की, वो वक्त यकीनन उसकी वजह से हर पाकिस्तानी का, और स्पेशली जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं जिन्हें रूल ऑफ लॉ पसंद होता है, वो बड़े दुखी हैं। वो हैरान होते हैं कि जी आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो माल बराए फरोख्त हैं, और वहां पर जनाब असूलों की नहीं बल्कि मतलब है मफादात की सियासत हो रही है। और वो कभी इत्तेहादी ये काम करते हैं, कभी खुद उस हुक्मरान जमात के जो मेंबर्स हैं वो ये काम करते हैं। तो ये तो तल्ख हकीकत है हमारे सामने, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ इस पार्लिमानी निज़ाम में। बार बार जब से ये 73 का आईन नाफिज हुआ है, आप देखें कि इस मुल्क में अदम इस्तेकाम रहा है, कि ये सिस्टम जो है मुल्क को इस्तेकाम देने में नाकाम रहा है। और बार बार हम उसी तजर्बे से गुजरते हैं कि जिससे इस मरतबा गुजर कुछ मुख्तलिफ होती है, तो इस बार भी जरा सी मुख्तलिफ है। अच्छा, अगर आप ये बात करते हैं जो हुकूमत के वज़रा का एक आपको एक कहते हैं काबिल रश्क भरोसा इत्मीनान नजर आता है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि कोई मोजज़े के मुंतज़िर होंगे। और वो मोजज़ा क्या होता है उसके बारे में तो यकीन मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आमिर साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ये बार बार क्रिकेट के साथ पॉलिटिक्स को लेकर आना, आप यकीन जानिए कभी कभी मजाक लगता है। मतलब हम अगर आज से 8-10 साल पहले चले जाएं तो हम इंस्पायर भी होते थे जब वो बार बार खुद को कप्तान भी कहते थे और क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजीज की भी बात करते थे। कप्तान को सब कुछ पता है, कप्तान सब कुछ कर सकता है, कर सकता होगा, क्रिकेट में कर सकता होगा। ये कल भी 92 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल दे रहे थे फवाद चौधरी साहब। 172 असेंबली में पूरे नहीं हो रहे, जिक्र मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का हो रहा है। डज इट रियली मेक सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके अपने इत्तेहादी, जिनको बाकियों का तो बात की बात है, और 22 आपके अपने मेंबरान, आमिर लियाकत जैसे मेंबरान, जिनको कम से कम कुछ दे करा के आप रिटेन कर सकते थे, दैट्स व्हाट आई, जो मेरी पॉलिटिकल समझ कहती है, उसके बावजूद आप मिसालें क्रिकेट की दे रहे हैं। हाउ यू सी दिस आमिर ज़िया साहब? अच्छा, ये जो इश्तिहारों में बात होती है ना, मेटाफर में होती है, वो बाज़ औक़ात तो चल जाती है, मतलब तालियां बजवाने के लिए अच्छी चीज होती है, लेकिन उसका कोई लिंक नहीं होता। सियासत एक बहुत ही पेचीदा अमल है, वो कोई 2020 मैच नहीं है या 50 ओवर मैच नहीं है कि उसमें पलक झपकते में 2 ओवर्स के अंदर जो है चीजें तब्दील हो जाएंगी ना। एक पेचीदा अमल है, और मेरे ख्याल में खैर क्योंकि इमरान खान साहब के से एक एसोसिएट होता है क्रिकेट भी और वर्ल्ड कप भी, तो जाहिर है कि जो उनके वो हैं हिमायती हैं वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हकीकतन इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये आप सियासत को ओवर सिंप्लीफाई करके जो है पेश करते हैं एक बड़े पेचीदा अमल को, तो इसका जाहिर है कि उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर मैं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ तालियां बजवाने का रुझान है तो तालियां बजती हैं। आपने कहा जी वो अपने मुनर्रिफ अरकान को साथ नहीं मिला पा रहे, उन पर काम नहीं कर सके, यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने कहा जी आमिर लियाकत जैसे जो MNAs हैं, तो यकीनन ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आमिर लियाकत जब मसाइल नहीं भी थे, आप याद करें कि जब ये मसाइल नहीं भी थे तब भी एक मसला बने हुए थे अपनी जमात के लिए, उनकी नाराजगी थी, वो रूठे हुए थे और बार बार उठते हैं, बार बार उनको मनाया जाता है। ज़ाहिर के वज़ीर आज़म और क्या करेंगे, अभी मुलाकात हुई उनकी, सबने उसकी तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, और उनके PTI के और भी जो है सीनियर अरकान मौजूद थे, तो इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। अगर आप ये समझिए कि आप हर MNA को एक ओहदा दे देंगे और प्राइम मिनिस्टर का ये काम होगा कि अपीजमेंट करता रहे, लोगों की खुशामद करता रहे, हाथ जोड़ता रहे, तो ये तो बात नहीं बनती है। बात होती है असूल की। आप मुझसे मतलब मैं नाराज हूँ, आप कोई भी बन जाओ, लेकिन अगर मैं असूल पर हूँ, मुझसे मुराद कोई अच्छा जो वो एक शख्स है तो लोगों का साथ देगा। वो ये थोड़ी करेगा कि जी देखोगे जी आप लोग मुश्किल में है तो मैं कहूँगा नहीं जी मैं रूठा हूँ और आप मुझे मनाइए, चाय पिलवाइए, तब मैं आपको आपका साथ दूंगा। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब कल हम ट्विटर पे भी देख रहे थे बहुत सारे
हम सीनियर जो सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, अब जिस तरह से कल हमने एमक्यूएम की शमूलियत देखी अपोजिशन के साथ, ऑब्वियसली आप दोनों की स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये कि हकीकतन ऐसा ही है, लेकिन स्टिल मैं जब पढ़ भी रही थी बहुत सारी चीज़ों को तो मुझे समझ में आई और लोगों का यही रहता है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो कि एक रिस्पेक्टेबल वे वो रिकमेंड कर रहे थे वो यही था कि वो रिज़ाइन करें और चले जाएं ताकि उनकी जो सियासी जो एक पोजीशन है वो उसी तरह से रहे और दोबारा से इलेक्शन हो तो बड़े स्ट्रांग होकर सामने आए। तो आपको लगता है कि एज ए एनालिस्ट आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें एक बहुत आसान या रिस्पेक्टेबल एस्केप जिसे लोग कह रहे हैं वो रेजिग्नेशन है प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखिए, आप इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से एमक्यूएम के बारे में भी कहना चाहूँगा, चूँकि आपने अपना ये सवाल एमक्यूएम से शुरू किया। जी जी। तो ये वो लोग हैं जिनके हाथों पे कराची के हज़ारों बेगुनाह लोगों का खून है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का खून है इनके हाथों पे। अल्ताफ हुसैन की सरबराही में इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। यही पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत थी, नसीब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त में, उनकी सरबराही में जो ऑपरेशन हुआ, कला कमा इनका किया गया, जो बोरीबंद लाशों की सियासत इन लोगों ने की। आज ये आवाम की और पाकिस्तान के मफादात की बात कर रहे हैं। बड़ी घिन आती है मुझे तो इनकी ये बातें सुन के कि किस मुंह से, किस ज़मीर के साथ ये आवाम के मसाइल की बात अभी कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने वज़ीर आज़म की, देखिए हम कोई वज़ीर आज़म उनके तर्जुमान नहीं हैं, लेकिन ना उनका जहन पढ़ सकते हैं कि असल में उनके जहन में क्या है। ऐन मुमकिन है वो चाह रहे हो कि वोट के दिन पे जाएं, उस दिन कम से कम ये वाजे हो जाएगा कि उनके साथ कौन खड़ा है। यानी कि ओरिजिनली 155 लोग थे, 155 में से कितने उनसे चले जाते हैं, तो वो चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा क्या हो रहा है पसे पर्दा, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपको मालूम है कल आर्मी चीफ की और ISI के सरबराह की वज़ीर आज़म के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं, और इन हालात में ये मुलाकातें कोई मामूल की बात नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें अंदर से शायद पक रहा है, कोई डेवलपमेंट जिसकी बुनियाद पे वज़रा बार-बार इसमें इम्तियाज़ गुल साहब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर हम एक एनालिसिस करें, कोई ऐसे ऑप्शंस आपके माइंड में आते हैं कि ये ऑप्शन डिस्कस हो सकते हैं इस मीटिंग के अंदर? लेकिन इस वक्त कहना कुछ मुश्किल है, हम तो ऐसी वो हवाई फायर करने वाली बात है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि चूंकि एक तरफ, और मैं जो एक्चुअली बात करना चाह रहा था, इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये दरअसल चीन नवाज और अमेरिका नवाज लॉबियों के दरमियान जंग है। ये उसका एक इजहार है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के दो टोक बयानात अमेरिका के हवाले से, चीन के हवाले से और यूरोपियन यूनियन के हवाले से हम सुनते रहे हैं। और ये दरअसल उस लड़ाई का शाखसाना है कि तमाम स्टेटस को के लोग एक तरफ हो गए हैं, और वो शख्स जो कि खुल के पहली मर्तबा, मैं PMLN के एक साहब से मिला तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि 74 साल में पहली मर्तबा हमारी खारजा पॉलिसी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तौर पे जा रही थी, और बिल्कुल हमने सही कनेक्ट हम कर रहे हैं एशिया के साथ, चीन के साथ, रूस, तुर्की के साथ, और दरमियान में ये इन्होंने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। PMLN के मेंबर ने कहा नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो नहीं, ये इम्तियाज़ गुल साहब PMLN के मेंबर ने कहा, ये PMLN के मेंबर जी PMLN के मेंबर ने कहा, रुकने पार्लियामेंट में। तो अगर ये वोट इमरान खान के खिलाफ कामयाब होता है तो ये अमेरिका नवाज लॉबी की जीत होगी, और उसके साथ जाहिर है जो चीन नवाज और चीन के जो चाहने वाले हैं उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि हमें रीजन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, आमिर लियाकत साहब, जो इम्तियाज़ गुल साहब बात कर रहे हैं चीन और अमेरिका ताल्लुक, आमिर ज़िया साहब माज़रत तो ये जो इम्तियाज़ गुल साहब बात कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे भाई, क्या क्या गुस्ताखी कर रहे हैं। वैसे इस पे आपको नाराज होना चाहिए। तो ये जो चीन के साथ ताल्लुकात की हम बात कर रहे हैं या फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, ये 1 साल का इनकेस अगर टाइम मिल भी जाता है इस हुकूमत को, दो कि अभी चीज़ें मुबहिम हैं, वाज़े नहीं है, अगर ये वक्त मिल भी जाता है अगली हुकूमत को और एक कंसेंसस हो जाता है कि जितने वक्त के अंदर जो अगली हुकूमत बनेगी वो चलेगी, तो आपके ख्याल में हम इन खतूत के ऊपर काम कर पाएंगे? नया जो भी सेटअप है इसमें कोई बेहतरी ला पाएगा? जिन जिन बातों पर इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है उसमें बेहतरी के लिए वक्त और रिसोर्सेज मौजूद हैं अगले सेटअप के पास आपके ख्याल में?
ये इम्तियाज गुल साहब ने वो अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टेटस को की कुव्वतें, ये जितने भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि इस इख्तिलाफ के तमाम जो लोग, जो चेहरे हमारे सामने आते हैं, वो एक अरसे से पाकिस्तान की सियासत पे वो चेहरे या उनके खानदान जो हैं, उनके अजदाद हैं, उनके वालिद हैं, भाई हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, वो पाकिस्तान की सियासत पे छाए रहे हैं। और जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि पहली मरतबा इमरान खान की पार्टी में भी आप यही कहेंगे कि स्टेटस को के लोग हैं, लेकिन एक जो फर्क है इन तमाम लोगों में और इमरान खान में कि इमरान खान जो है उस कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के शहर को तोड़कर सामने आए, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है इस मुल्क के अंदर। तो उन्हें उनके दायरे कि हमारे यहाँ जो है हमारी शराफिया है उसके मफादात भी कह लें और वो जहनी तौर पे भी अमेरिका के साथ जो है वो ज़्यादा अपने आप को आरामदेह महसूस करती है, कंफर्टेबल महसूस करती है कि जी हम अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं, बहुत सारों की जायदादें मगरबी ममालिक के अंदर हैं। तो ये तो एक हकीकत की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं नहीं समझता कि वो सवाल है कि जी अमेरिका से मोहब्बत करने वाले या चीन से मोहब्बत करने वाले। मेरा अर्ज़ ये करना होता है कि खारजा पॉलिसी बनती है मुल्क के मफाद में, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में बननी चाहिए, वो किसी और मुल्क की मोहब्बत में नहीं बननी चाहिए। तो जाहिर है कि अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से वो हम चीन को ऑल वेदर फ्रेंड अपना कहते हैं, आयरन ब्रदर कहते हैं, तो उसकी कुछ वजूहात हैं कि गालिबन हमारा पीपल टू पीपल वो रिलेशनशिप नहीं है और चाइना के पास वो सॉफ्ट पावर नहीं है जो कल्चर की है, मूवीज की है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक काम पाकिस्तानी से बात करें तो उसके दिल में गुडविल चाइना की ज्यादा है। और वो गुडविल क्यों ज्यादा है, उसकी वजह ये कि अमेरिका जब भी आपसे ताल्लुकात सवार करता है तो वो कुछ कंडीशंस पे करता है। वो कहता है अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, और मतलब है आप, और वो सिर्फ कंडीशंस ये नहीं होती कि दो रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी हैयत को तब्दील कर दे, वो अपनी वैल्यूज, अपने जो उनके ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, उसको आप पे नाफिज करता है। चाइना आपसे ये नहीं कहता कि जी आप वन पार्टी रूल लेकर आए, आप जो है अपने कैदी के साथ क्या सलूक करें और आप अपने लिए क्या कानून साजी करें, चाइना को इससे कोई अमल दखल नहीं। चाइना वो रियासत पाकिस्तान का दोस्त है, कोई भी हुकूमत आया जाए। तो ये बहुत बड़ा वादे फर्क है कि अमेरिका का जो एक इंटरफेयरिंग स्टांस है, मतलब है कि वो बाज लोग इतराज करते हैं ना जी जिहादी माइंडसेट से हमें बड़ा वो है कि क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट है, वो वॉर वेज करते हैं। आमिर साहब, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। इम्तियाज गुल भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और उसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसके बाद की क्या सूरत हाल है। कल का दिन वाज वेरी इंपॉर्टेंट डे और ऐसा लग रहा है कि हर लम्हा सूरत हाल बदल रही थी, कभी किसी जानिब कभी किसी जानिब। फिल वक्त जो पलड़ा भारी नजर आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो ऑपोजिशन का आता है। दो सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब और इम्तियाज गुल साहब। इन दोनों से हम तजिया ले रहे हैं। इम्तियाज गुल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक खबर जो कल फ्लोट हुई रात को सोशल मीडिया पे और आज अगर आप हमारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स देखें उसके ऊपर भी मेन पेज के ऊपर ये खबर लगी है मुख्तलिफ सोर्सेज से, और हमारे एक्सप्रेस में आमिर इलियास राना साहब ने ये खबर दी है कि जी कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं जिसमें अस्करी क़यादत अपना रोल प्ले कर रही है और कुछ फेस सेविंग काइंड ऑफ फार्मूला सामने आ रहा है जिसमें अर्ली इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं और उसके बदले में जो अदम एतमाद है वो वापस हो सकती है। दो के रात को साद रफीक ने डिनाई किया ऑन अ टीवी चैनल। तो आप इस सेटअप को कैसे देखते हैं? क्या ये सेटअप आप समझते हैं हो सकता है या हो रहा होगा या होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? मेरा ख्याल है कुछ देर पहले मैंने आपसे यही कहा था कि अभी चूंकि पसे पर्दा बहुत सारी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल भी ये जो दो इंतहाई अहम मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म और फौज और ISI के सरबराह के दरमियान, और उसकी वजह हम या आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसकी वजह शायद चीन भी हो सकता है। वहाँ से उनके वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में कहा, वल्लाह आलम वो ट्विटर हैंडल सच है, सही है, असल है या नकल है, लेकिन उसमें कहा गया कि अगर बाहर से कोई भी मुदाखलत हुई पाकिस्तान में तो चीन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ यकजहती के इजहार के तौर पे खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है कि चीनी की आदत भी मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। तो ऐन मुमकिन है जो फेस सेविंग की आमिर साहब ने बात की, आमिर इलियास राना ने, वो दुरुस्त हो। और मेरा अपना ये ख्याल है कि हो सकता है एक ऑप्शन, आप चूंकि ऑप्शंस की भी पहले पूछ रहे थे, तो एक ऑप्शन ये ज़रूर हो सकती है कि फेस सेविंग के लिए अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए, इमरान खान की भी इज्जत रह जाए और दरमियानी कोई रास्ता हो। वो ये है कि जी आप अभी ऐलान कर दें कि हम बजट के बाद नए ताज़ा इंतखाबात करवा लेंगे।
ठीक हो गया, ठीक हो। आमिर जैसा दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने जलसे का एक खत लहराया था, उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है उस खत ने, और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अगर इत्तेहादियों को ये खत दिखा दिया गया तो वो हुकूमत के साथ वापस आ जाएंगे, और इसको कौमी सलामती का मामला भी कहा जा रहा था। और फिर कुछ ये भी मामला था कि उन्होंने कहा कि जी कौमी सलामती का मामला, बट स्टिल अगर हम ये दिखा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो राज हैं वो फाश हो जाएंगे। आप इस खत को देखना और इसको कौमी सलामती के मामले को देखने के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? पहली बात हुई कि हो सकता है कि वो खत अगर देखे इनके बाद इत्तेहादी तो और ज्यादा दूर भाग जाए डर के मारे। बिल्कुल इम्तिहान है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस किस्म की मौका परस्ती होती है, मफादात की सियासत होती है, तो उसमें पाकिस्तान की इतनी अहमियत मुझे तो नजर नहीं आती अपने सियासतदानों में कि जी वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को के मफादात उनके पेश नज़र होते हैं। हाँ, उनके अपने मफादात जो हैं वो पेश नज़र होते हैं, और जहाँ पे वो देखते हैं कि कहते हैं कि ज़्यादा उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है, वो उधर भागेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो दिलचस्प हो रही है कि खत के ऊपर भी आते हैं कि इम्कानात क्या हैं। ये जो अभी इम्तियाज गुल साहब बात कर रहे थे, अगर मुझे इजाजत है उसमें मैं 2-4 इजाफा करना चाहूंगा। देखिए, मुल्क में कोई भी मौजूदा हो सकता है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में मौजे हो सकते हैं, लेकिन मुझे मंतक नजर नहीं आती कि इस नहज पर जहां तक चीजें लेके चले गए हैं कि इस खिलाफ इस सेंसिंग ब्लड, उसको नजर आ रहा है कि जी अब जो है इमरान खान की अददी जो बरतरी खत्म हो गई है, उनके अपने जो अरकान है उनके साथ आ गए, इत्तेहादी छोड़कर आ गए हैं, तो उसको किसी के लिए भी इस खिलाफ को कायल करना बड़ा मुश्किल होगा कि आप जो है इमरान खान को मजीद लीज ऑफ लाइफ दे दें, सियासी लीज ऑफ लाइफ में बात करूं, मुझे मंतक नजर नहीं आती, क्योंकि जो मूड है मौलाना का, शरीफ खानदान का, जरदारी खानदान का, उसमें बहुत ही मुश्किल काम है ये। और दूसरा सब कतई कलामी की माजरत, ये जो इम्तियाज गुल साहब चीन की तरफ रेफर कर रहे हैं, 2 के 3 रोजा दौरे पर वजीर खारजा वहां पे हैं शाह महमूद साहब, लेकिन चीन का वर्किंग रिलेशन इस हुकूमत के साथ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं रहा। हम बहुत अरसे तक ये बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कहने में कोई कबाहत नहीं है कि चीन के साथ तहरीक इंसाफ का वर्किंग रिलेशन इतना कोई इंप्रेसिव नहीं रहा है एज कम्पेयर टू PMLN की गवर्नमेंट। तो बात कि पीटीआई का जो नातजुर्बेकारी थी वो बहुत सारी चीजों में यहाँ थी। आप याद करेंगे जैसे इक़्तिदार में आए थे तो अब्दुल रज़ाक साहब इनके एक वजीर होते हैं कॉमर्स के, तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को गालिबन इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने चीन के खिलाफ जो है 2-4 बातें की थी, जिससे बहुत हालात जो थे वो हुए थे, एक तनाव की कैफियत हो गई थी, और फिर जाके फायर फाइटिंग करनी पड़ी थी। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक पेंडेमिक भी वजह थी कि बहुत सारे CPEC के प्रोजेक्ट जो थे वो होल्ड पे रहे, और जिस तेजी से उन पर काम होना चाहिए था वो नहीं होने लगा। लेकिन पेंडेमिक के बाद देखा हमने कि चीजें फिर दुरुस्त सिमत में आई, और उसकी निशानदेही आपको सिर्फ CPEC में नहीं मिलती, जो हमारे दिफाई ताल्लुकात की गहराई और गहराई है चीन के साथ, कि अभी सिर्फ JF-100 की बात नहीं हो रही, जो नया उनका स्टेट ऑफ द आर्ट भी है जैसी, तो वो उसकी अगर आप बात करें और आप जो हमारे ताल्लुकात हैं, तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कि चीन के साथ कोई झोल उस तरह का आया। हो सकता है कि प्रेफरेंस हो कि जी इमरान खान साहब ने शुरू में उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, लेकिन वो तो इन्होंने तमाम ही हमारे जो बैनुल-अक़वामी इशूज थे, जो हमारा एक ना कि फॉरेन रिलेशंस में इमरान खान शुरू में इतना अच्छा जम के नहीं खेल पाए थे, और आप क्योंकि इनको देखिए यूरोप के भी दौरों की दावत मिली, उन्होंने अभी तक उस दावत को कबूल नहीं किया, सबको पता है इस बात का। चले आमिर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो मैं चाहता हूं जरा इस कॉन्वर्सेशन को हम सम अप करें। टिल नाउ ऑब्वियसली इट्स नॉट द लास्ट डे दैट वी आर डिस्कसिंग, वी आर द जर्नलिस्ट, वी हैव टू डिस्कस एवरी सिंगल डे, जो भी डेवलपमेंट होती है उस पर बात हम करते हैं। अब आप सूरत हाल को हतमी तौर पर अपनी जर्नलिस्टिक सेंस के मुताबिक कहाँ जाता देखते हैं, और क्या जिस जानिब ये सूरत हाल जा रही है, इनकेस इमरान खान साहब नहीं रहते, नई हुकूमत आ जाती है, वुड इट बी अ फेवरेबल पोजीशन और कंडीशन फॉर द कंट्री? आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं 2 चीजें देख रहा हूँ। नंबर 1 तो कि इमरान खान साहब वाकई बहुत मुश्किल में है, और कोई मौज़ा ही इनको बचा सकता है, वरना ओपोजिशन ने जिस तरह के इस वक्त कहते हैं ना जाल फैलाया है, उसमें इमरान खान साहब फंस चुके हैं। बहुत ही बड़ा मौज़ा होगा। एक बात, अच्छा कामयाब हो या नाकाम हो, मैं दोनों सूरतों में मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम देखता हूं। कि आपने पेंडोरा बॉक्स दोबारा खोल दिया है। कुछ चीजें तय हुई थी हमारे उसमें रियासत में कई बरस पहले, जिसपे हम बढ़ रहे थे आगे, स्लो झटके खाते, वो ये थे कि जी अकाउंटेबिलिटी होगी, करप्शन के खिलाफ बात होगी, पुराने गुनाहों को आप छोड़ेंगे नहीं, आप जो है लोगों को मतलब है केसेस उनके दायर होंगे, वो सब चीजें आपने खत्म कर दी। आपने ये भी खत्म कर दिया कि इस मुल्क को जो है हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की गिरफ्त में रहना है। तो दोनों सूरतों में अदम इत्मीनान
कामयाब हो नाकाम हो, इंस्टेबिलिटी होगी, आप करप्शन को एंडोर्स कर रहे होंगे और आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हाथों यरगमाल रहेगा ये मुल्क, जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और जमहूरियत के नाम पे जो एक फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, और जिस तरह की पार्लियामेंट में कहता हूं, मुझे कोई इसमें तामुल नहीं है कि पार्लियामेंट खुद पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये मसले हल नहीं कर सकते। इस तरह की आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक आज दूसरा मरहला केपीके में इंतखाबात का भी हो रहा है। हजारा मानसेरा जहां पे नून लीग का बड़ा तगड़ा वोट है, वहां पे भी आज पोलिंग हो रही है। और पीटीआई तो ऑलरेडी इट सीम्स इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस, तो डू यू सी इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड डे फॉर पीटीआई टुडे? बिल्कुल इम्कान है, क्योंकि हजारा बेल्ट में आपको पता है कि पीएमएलएन ने अमूमन जो है बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन ये भी हुआ है कि एक तो देखो हमारी दो तरह की नशिस्तें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक वो होती है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की और एक नॉन डायनेस्टिक है। तो नॉन डायनेस्टिक में इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर होगी। मैं जो देख रहा हूँ कराची जैसे शहर में कि यहाँ पर जो एक आम कराचीआइट है उसके मैं और लोगों से बात करूं दीगर शहरों में, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जो रेडी लगाने वाला है, फ्री लगाने वाला है, दर्जी है, ड्राइवर है, कुक है, वो लोग जो है वो इमरान खान को अभी तक अपना वो समझते हैं और उनका इत्मीनान है उस चीज पे। उसके बरखिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जो है कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं है, उस पर अदम इत्मीनान है। उनके करप्शन के किस्से लोग नहीं भूले, लोग डर गए उनको देखकर। इमरान खान की मेरा तकरीबन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वक्त दिया। इम्तियाज गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ रहे। दोनों सीनियर तज्जियाकार मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे, बाकी का तबसरा आप कीजिए। तो सुनने के बाद हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, तो नहीं तो कुछ टाइम कम है ना हमारे पास, तो हम कुछ बात करेंगे। वैसे तो आप इस कुछ में भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन खैर जनाब आपको बताए ग्रीन शर्ट्स को साग बचाने के लाले पड़ गए। ये मैंने निकाल एक्सप्रेस के जो स्पोर्ट्स पेज अब्बास रज़ा साहब ने कहा, इसकी हेडलाइन है होम कंडीशंस के हवाले से ऑब्वियसली नाकाम टीम शायकीन के जो जख्म है उन पर मरहम रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, आप क्यों अब्बास रज़ा बन रही हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ जज्बात के अंदर। अच्छा हाँ, अब आप बोल लें, आप बन जाए बात। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जख्म हरे भाई, क्या अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, इसमें क्या। उन्होंने कोई ऑस्ट्रेलियन बेचारे आधी से भी कम स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, वो कल भी हमने कहा वाकई उनका तो, और हमारे एनालिस्ट कह रहे थे कि शायद सी टीम कहा जा सकता है। सी टीम के साथ खेल के अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपनी पाकिस्तान टीम की गलती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपकी नहीं, बस मेरी लड़ाई चल रही है इस पे। अच्छा नहीं, खैर पाकिस्तानी टीम की गलती है या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो शाहीन शाह अफरीदी की वापसी है। अगर वो वापस आते हैं तो वो कहा जा रहा है कि उससे जो हमारा ओवरऑल पेस अटैक है वो बेहतर हो जाएगा। और वैसे फर्क पड़ा था चूंकि शाहीन पहले मैच के शुरू में इनिशियल ओवर्स के अंदर 2-3 विकेट जब ले लेते हैं, 2-3 ऊपर के बैट्समैन आउट कर लेते हैं, तो एक अच्छा मैच बिल्ट हो जाता है और उसके बाद फिर आसानी होती है। लेकिन पिछले मैच में ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज जो मुझे बड़ा तंग कर रही है अरमला हसन, वो हसन अली की बॉलिंग है, जो उनकी स्पीड पेस बिल्कुल नहीं निकल रही है। और जब वो रॉन्ग एरिया में बॉल करते हैं तो ओब्वियसली फिर उनको पड़ती भी आगे से। और अगरचे के हम दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल हो गया क्योंकि टेस्ट सीरीज वो जीत चुके हैं, पहला वनडे वो जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं या टीम है वो ज्यादा अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर भी, और मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी हमने देखा बड़ा स्ट्रगल किया लास्ट मैच में भी। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि इनके स्पिनर्स और ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग साइड भी है। और सेकेंडली जिस तरह से हम बात ये भी कर रहे थे कि जब ये ऑस्ट्रेलियन टीम ने खेलना भी शुरू किया था तब भी पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रेशर में नजर आई थी। 2 के टेस्ट पे हमने बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली हम उसमें हार गए। लेकिन स्टिल ओडीआई के हवाले से जब 50 ओवर्स का मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम हमेशा स्ट्रगल करती है कहीं ना कहीं। और अगर भी ऑस्ट्रेलिया की हमारे मुताबिक नहीं, एनालिस्ट के मुताबिक सी कैटेगरी की टीम है, तो स्टिल पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। सी कैटेगरी के एनालिस्ट तो हैं ही। ठीक है, तो अल्लाह करे जी आज अच्छा मैच हो। अमला हसन स्पेशली कज़ाफी स्टेडियम जा रही हैं आज टीम को सपोर्ट करने के लिए। कोई मुसीबत नहीं कि गर्मी में मैं जाऊं मैच देखने। यार ये क्या बात है, क्रिकेट कम्स होम एंड वी डोंट गो टू वॉच क्रिकेट, दिस इज रियली बैड। डू यू गो? नो, मैं खुद को भी कह रहा हूं, वी में मैं भी शामिल हूं। खैर जो भी लोग जा रहे हैं जी, ऑल द बेस्ट और अल्लाह करे अच्छा मैच हो आज। अगर बराबर हो जाए सीरीज तो जरा मजा आएगा हमें अगला मैच देखने में। और आई होप आज जो हमारा टॉप ऑर्डर है, हमारे बैट्समैन थोड़ा सा रिस्पांसिबली खेलेंगे, 50 ओवर्स तो खेलें कम से कम, बाकी बात तो बात खेल लो फिर। अल्लाह हाफिज। अभी नहीं, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करेंगे कि इस हिस्से में भी आपका साथ हमारे साथ जुड़ा रहे और वक्त अच्छा गुजरता रहे। इस वक्त हमने आपको माइंड मैटर्स की जानिब लेकर जाना है। हमारे साथ मैरी और वकार मलिक साहब मौजूद हैं और आज कुछ अल्फा मेल के हवाले से डिस्कशन हो रही है। सो देखते हैं कि आज क्या है माइंड मैटर्स में। ओवर टू यू गाइस।
थैंक यू वेरी मच उर्मिला एंड इमरान। आज हम बात कर रहे हैं जी अल्फा क्या चीज़ होती है, अल्फा वुमन एंड अल्फा मैन। बाय डेफिनेशन अल्फा जो है उसको कंसिडर किया जाता है कोई भी ऐसा इंसान जनरली जो कि एग्रेसिव, डोमिनेंट और बहुत ही अथॉरिटेटिव हो। लेकिन अल्फा वुमन होना वो इन ट्रेट्स के साथ कैसे मैच करता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को वकार साहब प्लीज़ दूर करते हैं। ये जो सारे ट्रेट्स हैं वो एक अल्फा मेल के साथ सिर्फ एफिलिएटेड नहीं है, बल्कि एक जो फीमेल है वो भी इन सारे ट्रेट्स को जो है वो अडेप्ट कर सकती है एक तरह से। तो क्या हम जो अल्फा डेफिनेशन है वो क्या सिर्फ मैस्कुलिन है? सबसे पहले तो ये है कि इंसान जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये है कि जिस तरह हमने बिहेवियरल साइकोलॉजी में देखा या मुख्तलिफ साइकोलॉजी में देखा, तो उसका एक रिस्पॉन्ड आया और उस रिस्पॉन्स जो था वो ह्यूमनिस्ट की सूरत में आया। ह्यूमनिस्ट ने कहा कि ये इंसान रोबोट नहीं है और इंसान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसको बिल्कुल एक मुतजाद रवैया था जो कि ह्यूमनिस्ट ने अपनाया। बिल्कुल इसी तरह ये जो अल्फा वाली मामलात है ये जानवरों की हद तक तो ठीक है कि अल्फा मेल की करैक्टरिस्टिक आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं कि भेड़ियों में अल्फा कौन सा है या एनिमल्स में कौन सा है, बिकॉज कम वेरिएबल्स हैं। उसके साथ आप एक फार्मूला जोड़ सकते हैं कि ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले पे जो पूरा उतरेगा तो वो उसके लाइक वो डोमिनेंस है किसी के अंदर, वो अथॉरिटेटिव है, वो लाउड है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसको उस कबीले का सरबराह होगा और वो उनको लेके चलेगा वगैरह वगैरह। बट अगेन वो बहुत कम वेरिएबल्स हैं। ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो इसके लिए अगर हम ये कहें कि इसके लिए कोई ऐसा कोई रूल हम बना दें कि ये जो मिसाल के तौर पे जो डोमिनेंस है, या अगर हम मुख्तलिफ स्टडीज़ में देखें तो इसको बेसिकली सेक्सुअल अपील के हवाले से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो अगर मेल के अंदर एक डोमिनेंस, अथॉरिटेटिव या एग्रेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि खातून को मुतासिर करती हैं, तो साइकोलॉजी की कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो इसको अप्रूव करती है। साइकोलॉजी में जितनी स्टडीज़ हैं उसमें 68% जो रिजल्ट है वो इजी गोइंग का है कि मतलब ख़वातीन ये समझती हैं कि वो जो मेल है वो इजी गोइंग हो हमारे साथ। अच्छा, एम्पैथी का उसमें ज़्यादा बड़ा किरदार है, सेंसिटिविटी का या सेंसिटाइजेशन का ज़्यादा बड़ा किरदार है, इन तमाम चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार है बनिस्बत अगर हम कहें कि वो जो एक ख़ास किस्म का। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि शायद हम ऑफ कोर्स एवोल्यूशन के अंदर और फिर हमारा जो एग्रीकल्चरल जो एरा हमारा गुजरा है उसमें ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंट करती थी। और फिर अगेन फिजिकल जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है वो बड़ा मैटर करती थी। आज ट्रेट्स अभी आपने भी बताए कि फीमेल्स जो हैं वो अब ज़्यादा देखती हैं कि एम्पैथेटिक कौन है, कौन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कौन ज़्यादा इजी गोइंग है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद विद एज और मैच्योरिटी के साथ एक औरत जो है वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि ये वो ट्रेट्स हैं जो कि एक्चुअली मुझे एक आदमी में चाहिए, ना कि ये कि वो एग्रेसिव और अथॉरिटेटिव और वो जो एक प्रेजेंस होती है जिसको हम मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं, वो ट्रेट्स ऐसे नहीं है जिनके लिए दे शुड बी लुकिंग फॉर। जो परसेप्शन है वो ये है कि आदमी के पास अगर वो ट्रेड्स हैं तो वो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन अगर फीमेल जो है वो चीज़ें अडेप्ट कर लेती है तो ये एक उसके लिए एक कौन है उसकी पर्सनालिटी के अंदर, और ये फिर आगे जाकर उसके जो भी सारे रिलेशनशिप्स भी, उसका काम भी, लोग इंस्ट्रक्शन लेना एक औरत से पसंद नहीं करते अगर शी इज़ एन अल्फा फीमेल। तो ये सिनेरियो जो एक जेंडर डिफरेंस है ना सिर्फ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से लेकिन सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी, ये क्या है? देखिए, जिस तरह फर्द तरक्की करता है, मैच्योर होता है अपनी ज़िंदगी में, इस तरह माशरा तरक्की करता है। जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं उनके यहाँ लीडरशिप की बिल्कुल और तरह की करैक्टरिस्टिक्स या और तरह के ट्रेड्स वो समझते हैं। आप समझ सकती हैं और मेरे ख्याल में हम मुत्तफिक होंगे कि आप अपने इस खित्ते में जिन्ना साहब बहुत बड़े लीडर हैं, गांधी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनके अंदर कौन से अल्फा ट्रेड्स यानी आपको नुमाया ऐसी चीज़ नजर आती है? चले जिन्ना साहब में तो एक था कि चले उनकी आवाज़ एक गंभीर थी जो कि उसमें एक नुमाया ट्रेड है, बट अदरवाइज वो इस तरह की नहीं है। लेकिन एक ख़ास माशरा अगर वो उसको मैच्योरिटी को नहीं पहुंचा या नेशनलिस्ट है या इस तरह का एक रवैया आपने अपना लिया है, तो उसमें हो सकता है कि हिटलर एक बहुत अच्छा लीडर वहाँ पे हो। लेकिन जैसे जैसे माशरा फ़र्द की तरह, जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन जो हैं वो हो सकता है कि एक मैच्योरिटी के लेवल पे तो उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा वैल्यू करती हों कि वो सेंसिटिव हो, वो एम्पैथेटिक हो, वो तमाम चीज़ें हों, लेकिन एक ख़ास वक्त में शायद वो इस तरह नहीं करती हूँ। बट अगेन इसका ताल्लुक भी मैच्योरिटी के साथ है। और जैसे जैसे माशरा आगे जाता है तो ये जो नौउम्री में ही ख़वातीन जो हैं ये इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना शुरू कर देंगी, मे बी आफ्टर 50 ईयर्स, मे बी आफ्टर 100 ईयर्स। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ है जो कि अहम है वो ये है, मिसाल के तौर पर अगर हम लीडरशिप यानी हम साइंस की
फील्ड में भी देख सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग है, दुनिया बदल के रख दी। इससे बड़ा आदमी यानी साइंस के अंदर कितना बड़ा आदमी गुजरा है। ट्रेड नाम की क्या चीज़ होनी है, ना बोल सकते हैं ना कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो साइड पे इंटेलेक्ट है उनका, बट इंटेलेक्ट है और वो इंटेलेक्ट जो है वो अगले 1000 साल तक रेलेवेंट है। सेम विद आइंस्टाइन है, वो हो सकता है कि वो कंघी भी नहीं करते होंगे वो, लेकिन आइंस्टाइन है वो, न्यूटन है, या बहुत सारे इस तरह के रवैया। सो क्या इसका मतलब ये, क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेंशन की अर्लियर कि ये जानवरों के साथ हम लोग ज्यादा रिलेट करते थे कि वहां से निकले ये टर्म्स भी वहां से निकले, तो हम सो दैट मीन्स कि हमारी जो नॉलेज की बेसिस है वो क्योंकि इतनी एक्यूरेट नहीं है या हमें क्योंकि पता नहीं होता, तो इसलिए हम बहुत कॉमनली कोई भी लिंगो जो है वो यूज कर देंगे, कोई भी जार्गन यूज कर देंगे विदाउट नोइंग कि इसका क्या मतलब है। तो डू यू थिंक कि जब हम जैसे जैसे पीपल विल गेट टू नो अबाउट दीज टर्म्स, जब जैसे जैसे हम ये बातें करेंगे, हम इन्फॉर्म कर रहे होंगे लोगों को, तो हम ये टर्मिनोलॉजीज को सीखने की वजह से हमारी जो डेफिनेशंस और रिलेशनशिप्स की जो आइडियोलॉजीज हैं वो बेहतर हो जाएंगी। योंग ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। ये जो हर मर्द के पीछे एक उसके ब्रेन के अंदर ही, मतलब एक औरत होती है पूरी उसकी शख्सियत के अंदर, औरत में जो है वो मर्द होता है, और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने बहुत अच्छा, जो ज़ात के हवाले से, ये सेल्फ के हवाले से जो उसने स्टडीज़ या जो कुछ भी उनकी थ्योरी है बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बताइए इसी सोसाइटी के अंदर अगर कोई मेल ऐसा हो जिसकी देखिए एक तो फ़िक्र में है ना, फ़िक्र में मैं खातून हो जाऊँ, ऐसा तो हो सकता है। सूफी शोरा जो है वो हमेशा खातून बन के या उस सीगे में बात करते हैं कि मैंने नच के यार मनावण दी है, जिस तरह हज़रत बाबा बुल्ले शाह हैं या बड़े लोग। फिक्र की हद तक तो हम समझते हैं कि हमें गवारा हो जाता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तो खातून बन के लिखता हूँ तो ठीक है, मानो कुछ या कहे मैं मर्द बन के, मेरे ज़हन में तो मर्द होता है तो मैं लिखती हूँ, ये भी ठीक है। लेकिन कितनी हैरानकुन बात है कि अगर किसी मर्द की फिजिकल उसमें जिसको क्या कहेंगे उसके जो हाथों की हरकत है, बॉडी लैंग्वेज में औरत आ जाए, फेमिनिन हो जाए वो थोड़ा, तो पूरा सोसाइटी उसको किस नज़र से देख रही होती है। फीमेल को शायद इतनी उस तरह नज़र से नहीं देख रही होगी, लेकिन मेल को उस तरह। इससे आइडिया होता है कि जो एक्चुअली जो फीमेल ट्रेड्स हैं या वो हैं, वो अभी भी हम उसी के साथ नत्थी हैं कि उसको हम इन्फीरियर समझते हैं ये तमाम चीज़ें। और एक ख़ास जगह पे आके अगर सोसाइटी ख़ास लेवल पे पहुंच जाएगी, किसी खास सतह पहुंच जाएगी, उसको इन चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं होगा कि ये अल्फा ट्रेड्स हैं, ये फ़लाँ हैं, या ये इस बंदे के अंदर जो है वो कोई मतलब एक निसाइयत है, यानी खातून का वो एक उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उनको नहीं होगा। वो होगा कि बेसिकली इसका थॉट क्या है, इसका एक्शन क्या है, और इसका जो फिक्र है वो क्या है। क्योंकि बुनियादी तौर पे जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिजिकल से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है पूरी दुनिया में, इस वक्त पूरी दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, पावरफुल तबके हैं, जिनका कल्चर बहुत मजबूत है, जिनका कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है, फिक्री तौर पे वो मजबूत है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो जो फिक्री मजबूती है उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, इन तमाम चीज़ों को फिर साइड पे कर देंगे। सो दैट मीन्स कि कई दफ़ा हम लोग ये जितने भी ट्रेड्स हैं, पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उसको थोड़ा बिला वजह से भी सर पे चढ़ाया हुआ है। हम लोगों ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस जो दी हुई है वो उसको ज़रूरत नहीं है, या हमें वो देना नहीं चाहिए। रादर हमें ये देखना चाहिए कि किसी इंसान के इंटरनल में क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी है। हमने क्या करना है एक अल्फा फीमेल या अल्फा मेल का अगर दे आर नॉट गुड एट हार्ट। हमारी जब तक डेफिनेशन है वो ठीक नहीं होंगी, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होगी हर उस चीज़ के बारे में जो कि किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन कर रही होती है, और उसकी जो डेफिनेशन है पर्सनालिटी की वो सिर्फ उसका आउटलुक नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो बाज़ाहिर तौर पर कैसे लग रहा है या कैसे लग रही है। हमें ये जांचना और देखना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, अप्स एंड डाउन्स के अंदर, रेनी डेज के अंदर कौन आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कौन आपका कितना साथ दे रहा है, कौन आपको कितना इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, और कौन इन्वेस्ट करना जानता है आपके अंदर इमोशनली। सो ये सारी चीज़ों को गौर करते हुए कौन अल्फा है, कौन अल्फा नहीं है, ये चीज़ें जो है वो सब सेकेंडरी बन जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ केपी इलेक्शन के हवाले से। तो मुश्किलात में घिरी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को भी खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ा चैलेंज
जो कह लें उसका सामना करना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है, जिसमें हज़ारा और मालाकन डिवीजन समेत 18 अजला में इलेक्शन होंगे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पहले मरहले में 17 अजला की 65 तहसीलों में इलेक्शन हुए थे, जो कि हुक्मरान जमात PTI का गढ़ समझे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जबकि JUIF ये इलेक्शन जीतकर बड़ी जमात के तौर पर सामने आई थी, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला हुक्मरान जमात के लिए पहले मरहले से भी ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, और इसकी वजह हज़ारा और मालाकन डिवीजन अपोजिशन जमातों के मजबूत किले समझे जाते हैं, ये इसकी वजह नज़र आ रही है। हज़ारा डिवीजन के मानसेरा और एबटाबाद, जहाँ बुनियादी तौर पर आपको मालूम है मुस्लिम लीग नून का मजबूत वोट बैंक है, जो साबिक इनके डिप्टी स्पीकर हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी यहीं से और दीगर लोग भी हैं, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की है यहाँ पे। मालाकन डिवीजन के दीर और सवात की अगर हम बात करें, इसको जमात इस्लामी का गढ़ कहा जाता है और ये भी अगेन PTI की मुखालिफ जमात है। शांगला में PMLN के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम, वो उनका मजबूत एक वोट बैंक है। जबकि अगर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तारीखी तौर पर JUIF है, इसको इसका गढ़ समझा जाता है, यानी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक उनका वहाँ पे है। इस सारी सूरत हाल पे हमारे साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट मौजूद हैं। बिल्कुल, एहतशाम बशीर हमारे मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज, बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, और इस हवाले से आप क्या अपडेट कर सकते हैं हमें कि क्या अभी फिलहाल सिचुएशन है इस सारे मरहले में? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। और आज जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, काफ़ी अहमियत के आमिल हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 18 अजला में दूसरे मरहले के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें औरकज़ई, कोरम एजेंसी, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान जो कबायली अजला हैं, यहाँ पर तारीख में पहली मरतबा जो है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें एबटाबाद, मनसेरा, बडगाम, पालेस, स्वात, अपर चतराल, लोअर चतराल, इसके अलावा जो है अपर दीर, लोअर दीर इसमें शामिल हैं। जैसे कि आपने पहले बताया है कि यह सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी अहमियत के आमिल हैं ये इंतखाबात, क्योंकि जो गुज़िश्ता पहले मरहले के इंतखाबात हुए थे उसमें हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी हासिल नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। और बरअक्स इसके कि जमीयत उलमा इस्लाम जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा जो बताया गया है कि हज़ारा का इलाका है, वहाँ पर ज़ाहिरन जो है मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी भी हैं, उनका इलाका भी है। इसके अलावा वहाँ से 2 सूबाई वज़रा भी हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस एतबार से काफ़ी टफ मुकाबला वहाँ पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी अहमियत का आमिल जो इस वक्त दूसरे मरहले के इंतखाबात है, वह स्वात का इलाका है, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान खुद वहाँ पर उनका 22 ज़िला है, तो इस हवाले से भी देखा जा रहा है। वहाँ पर ANP की वहाँ पर अक्सरियत है। गुज़िश्ता जो 2013 के इंतखाबात हुए तो वहाँ पर भारी अक्सरियत से अवामी नेशनल पार्टी जो है कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है JUI भी जो है वो मुकाबले में है, और इसके अलावा जमात इस्लामी भी है। 2 दीर के इलाके हैं, अपर दीर और लोअर दीर, वहाँ पर भी जमात इस्लामी की एक होल्ड है, क्योंकि वहाँ पर सुबह जो अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक, उनका भी ताल्लुक वहाँ से है, वहाँ पर कामयाब हुए हैं। सुबह इनायतुल्लाह जो साबिक सूबाई वजीर भी हैं, तो वो भी वहाँ से हैं। तो इस जो PTI को जो है, इसके अलावा जो पोजीशन दीगर जमात है उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो पोजीशन पार्टी पोजीशनिंग है, ये तो चले बात की बात है और बड़ा अच्छा आपने एक एनालिसिस हमारे सामने रखा भी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सवाल बल्दियाती इंतखाब में है वो ओवरऑल जो रेशो का है कि टर्नआउट क्या रहने वाला है। तो पिछले इंतखाबात के अंदर तो एक अच्छी तादाद थी, लोग निकले थे वोट करने के लिए, और मकामी सतह पर लोगों का निकलना बड़ा ज़रूरी होता है, और लोग निकलते इसलिए भी चूँकि नुमाइंदे मकामी होते हैं जिनके लिए वोट करना होता है, ज़ाती वोट भी इसमें शामिल होता है। वर्ड ऑफ माउथ क्या है दूसरे मरहले के अंदर, क्या टर्नआउट आपके ख्याल में या आपकी इतलात के मुताबिक पहले मरहले से बेहतर रहेगा, लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे? जी बिल्कुल, पहले मरहले में भी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग जो है हमने देखा था कि पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह से लोग मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी थी। इसके बावजूद जो लोग जो हैं नमाज फजर के बाद ही वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। और आज चूँकि मौसम ज़रा कदरे बेहतर है और ज़्यादातर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पहाड़ी इलाकों में हो रहे जा रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पर टर्न आउट जो अभी सुबह से जो इतलात सामने आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, वहाँ पर ही काफ़ी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। न सिर्फ जो है वो बंदोबस्ती इलाकों में जो स्वात का इलाका है, मलाकंड का इलाका है या हज़ारा का इलाका है, इसके अलावा जो
कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी इतलात ये सामने आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, ना सिर्फ जो है माता हज़रात बल्कि एहतशाम भाई हमारे पंजाब में या इधर लाहौर में तो जब इंतखाब होते हैं तो नान चने और कीमे वाले नान और ये चीज़ें चलती हैं, तो मकामी सतह पे जो इंतखाबात होते हैं इसमें भी क्या वोटर की तवाज़ो का एहतमाम किया जाता है उम्मीदवारों की जानिब से ताकि वोट मिले? जी बिल्कुल, पंजाब में हमने जैसे देखा है कि वहाँ पर नाश्तों का इंतजाम भी किया जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का सुबह के वक्त ऐसी चहल पहल नहीं होती खाने के हवाले से, लेकिन दोपहर के वक्त अपने वोटरों के लिए जो उनके पोलिंग एजेंट होते हैं उनके खाने पीने के लिए जो पोलिंग बूथ जो पहले पोलिंग कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पर भी खाने का इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये है कि बल्कि जब शाम के वक्त जब गिनती शुरू होगी तो जो उम्मीदवार होते हैं अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं वहाँ पर भी जो उनके हामी आए होते हैं उनके खाने का भी इंतजाम किया जाता है। तो यही सूरत हाल देखने आती है। पहले से एक बार फिर थोड़ा सा जमाती पोजीशन की जानिब आ जाते हैं, तो क्या कोई सरप्राइज भी एक्सपेक्टेड है आज के इस इंतखाब में? वैसे तो आपने हमें बताया कि कौन कौन सा इलाका जाना जाता है वोट के गढ़ के तौर पर, क्योंकि करंट कैंपेन चली है और इमरान खान साहब बाकायदा जाके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जलसे भी करते रहे और बड़ा इम्पैक्ट होता है जब प्राइम मिनिस्टर खुद जाके किसी इलाके के अंदर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर वुज़रा ओबियसली उनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे महमूद खान साहब का सवाल के हवाले से आप जिक्र कर रहे हैं। तो क्या कोई सरप्राइज भी हो सकता है या जिस तरह की पार्टी पोजीशन नजर आ रही है वैसे ही सीटों की तकसीम या नताइज भी वैसे ही आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो पहले मरहले के इंतखाबात से जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे स्पेशली नौशहरा का, तो वहाँ पर पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इसी सूरत हाल पर पहले इलेक्शन में जो है पीटीआई के वर्कर्स जो है वो काफ़ी पीछे हो गए थे, मायूस हम कह सकते हैं या नहीं, लेकिन काफ़ी फेडअप हो चुके थे। तो अभी जो इस्लामाबाद का हालिया जलसा हुआ है 27 मार्च वाला, उसमें एक नया जज्बा पैदा हुआ है वर्कर्स में। हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। लेकिन अभी देखना ही है कि जो दूसरे मरहले के इंतखाबात आज होने जा रहे हैं तो इसमें पीटीआई का वर्कर जो है वो अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उसमें यह है पहले इंतखाबात की तरह कि यहाँ पर पीटीआई के जो जिनको टिकट नहीं मिले वो भी जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, और इससे पहले जो इलेक्शन जो जलसे हुए थे उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 10 दिन का टाइम दिया था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के वो अपने जो जिनको टिकट जारी किए गए उनके हक में दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन कुछ इलाके हैं ऐसे जैसे कि स्वात में भी है और एबटाबाद से भी ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो जिनको टिकट नहीं मिले, जो नाराज कारकुन हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिरी सवाल एहतशाम, अमूमी तौर पर बलदियाती इंतखाब जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही जीती है और अब तो विफाक में भी और सूबे में भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ही हुकूमत है, तो उस लिहाज से पीटीआई को ये एज हासिल है। लेकिन विफाक में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत हॉट वाटर्स के अंदर है, मुश्किलात का शिकार है, अदम एतमाद पेश हो चुकी है। नंबर गेम से ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई की हुकूमत ज़्यादा दिन ना चले, ऐसा लगता है। इसका असर भी हो सकता है आज वोटर के माइंड सेट के ऊपर और वो अपनी राय तब्दील कर सकता है वोट देते हुए, ऐसा हो सकता है? देखिए, मुखालिफ जो जमातें जो हैं वो आज के बलदियाती इलेक्शन में इसी स्टांस पर जा रही हैं कि चूंकि पीटीआई की जो फेडरल गवर्नमेंट है मरकज़ में वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और किसी वक्त भी मतलब यही हफ्ता करार दिया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक जो है वो इमरान खान जो है वज़ीर आज़म ना रहें, तो इसीलिए इसी पॉइंट को भी उठाया जा रहा है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा खतरा जैसे कि पहले मरहले में था वो ये है कि पीटीआई को पीटीआई से सबसे ज़्यादा खतरा है। पीटीआई को पीटीआई ही से सबसे ज्यादा खतरा है। बहुत शुक्रिया तशरीफ साहब कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। केवी में दूसरा मरहला बल्दियाती इलेक्शन का आज होने जा रहा है और एहतशाम बशीर के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा पीटीआई को पीटीआई से ही है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। और न कोई तेरे जैसा मैनू और न कोई ढूंढा जंगल बेला रोई ढूंढा जंगल बेला रोई ढूंढा था सारा जहां ढूंढा था सारा जहां
बहुत जबरदस्त। तारुफ की जरूरत है जी आपको? नाम बता देते हैं, बाकी इनका आवाज तो आपने सुन लिया, आवाज तो बोलिए। दिस इज सारिम सईद विद अस। ही इज अ ब्रांड न्यू वॉइस, जबरदस्त नए सिंगर हैं, नया टैलेंट है, एक्सप्रेसिव टैलेंट है, और आज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर स्क्रीन्स आए हैं, तो हम इनको वेलकम करें। सारिम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छा गाते हैं। सारिम कब से गाना शुरू किया है? लास्ट ईयर। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने गाना भी अभी स्टार्ट किया, तो म्यूजिक का शौक था हमेशा से? म्यूजिक का शौक बस पड़ गया। किसको देखा, कैसे? मतलब काफी कॉन्सर्ट्स वगैरह देखते थे, फिर आवाज अच्छी थी, कुछ फ्रेंड्स ने मतलब साथ मोटिवेट किया कि आप गाओ। ओके, कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दिल विल टूटा होगा या किसी को देखा होगा, फिर उसके बाद आपने कहा यार गाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ? नहीं। कब तक हो सकता है? क्या मतलब है कब चांसेस तक? हैं? नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। इतना अच्छा गाओगे तो चांसेस बन जाएंगे, कैसे हो सकता है? खैर, बहुत जबरदस्त गा। तो आपने कहा कि आप लॉकडाउन से गा रहे हैं। हाँ जी, गिटार भी साथ ही पे सीखना? लॉकडाउन में शुरू किया था। अच्छा, तो गिटार सीखना, म्यूजिक सीखना भी किसी से प्रॉपर्ली नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और इस चीज को लेके जा रहे हो, तो अब इसको आगे सीरियसली परस्यू करना है। तो किस म्यूजिशियन को ज्यादा पसंद करते हो, किस तरह का जॉनरा गाना पसंद है? ज़्यादातर मतलब अगर देखा जाए तो मैं नुसरत साहब को करता हूँ, क्योंकि उनकी जो है एक परफॉर्मेंस जो है ना, लाइव परफॉर्मेंस उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पॉप में आजकल आतिफ चल रहे हैं। तो और आपका ताल्लुक लाहौर से ही है या किसी? नहीं, खानेवाल से। खानेवाल से जी। मुझे थोड़ा लगा आपके वोकल टोन से। तो आपका जो गला है वो तो आपको अलाउ कर रहा है कि आप किसी भी किस्म के गाने गा सकते हैं, लेकिन आपका मिजाज क्या है, किस किस्म के गाने आप? मतलब मैं ज़्यादातर मतलब मिक्स ही चलते हैं। मुझे जो पसंद है वो सूफियाना है। सूफियाना ज़्यादा पसंद है। सुना दे सारे। हाँ, एक वो गाना भी आप जो फिर गा रहे थे, दैट ऑफिशियल साउंड ट्रैक, रूपोश। दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये बहुत अच्छा गा रहे थे। हमने कहा कि जरा हमने बांधा है तेरे इश्क में राम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। ओके रूपोश, रूपोश, ओके रूपोश, ना दिल तोड़ तमन्ना यार क्या बात है, वाह वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप में तो बड़े ही वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा ऑफिशियल साउंड ट्रैक टाइप ऑफ म्यूजिक आप कर रहे हैं। तो दोस्तों वगैरह से क्या रिस्पांस मिलता है जब गाते हैं? काफ़ी अच्छा मिलता है। फरमाइशें भी होती हैं? बहुत। तो ज़्यादा क्या फरमाइश होता है? ज़्यादातर मतलब वो ज़्यादातर आजकल जैसे चल रहे हैं, वेस्टर्न चल रहा है, और उस तरह का म्यूजिक फरमाइश। तो घर वालों की सपोर्ट पूरी है कि सिंगिंग को परस्यू करो? यार ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप खुद कुछ लिखो ना, फिर कुछ अपना ट्रैक वगैरह बनाओ। कर रहा हूँ मैं ऐसा करें। तालीम के हवाले से मैं बताइए, क्या पढ़ा है आपने? और मैं भी फुल फ्लेज एज अ करियर तो इसको शुरू में लेना ज़रा मुश्किल है। बिल्कुल, मैं भी फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, केमिकल इंजीनियर, NFC मुल्तान से किया मैंने। अच्छा। हाँ, और अब जॉब वगैरह के लिए मतलब कर रहा हूँ इधर लाहौर में। एन इंजीनियर टर्निंग अ सिंगर, तो ये बड़ी दिलचस्प बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसको एज करियर लेके चलना है वैसे? दिल कर रहा है? ज़रूर, इंशाल्लाह। ठीक है, मौका मिला। और व्हाट अबाउट इंजीनियरिंग? घर वाले तो ये अमूमी तौर पे कहते हैं कि घर वाले ज़्यादातर कहते हैं, लेकिन उनको जब से कंपटीशन वगैरह में पोजीशंस दिखाई हैं, तब सुनने तो फैमिली में कोई और पोजीशन भी भी ली आपने? हाँ। अच्छा, कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट? मतलब यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटीज में? हाँ, यूनिवर्सिटीज में तो ये बताइए, घर में या फैमिली में कोई और सिंगिंग का शौक रखता है? तकरीबन शौक तो नहीं, मतलब सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं। सबकी आवाज़ें अच्छी हैं। ओके, दैट्स ये जो नेचुरल ये जो खुद रो गला होता है ना, ये वो बड़ा ज़बरदस्त बात है। चलें, हम आपसे कुछ और भी सुनेंगे, हम चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें वो चीज़ सुनाएं जो अक्सर होता है ना, एक बिगिन आर्टिस्ट आप अकेले बैठे हैं और आपका दिल के यार कुछ गाना चाहिए, गिटार उठाया और वो चीज़ गाना शुरू की, वो चीज़ छेड़ी जो आपको खुद बड़ा मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ वो ऐसा कुछ आप हमें सुनाएं। से बोले ना
कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो फिर बात, जब हम ना होंगे तो फिर बात, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सया मुझसे बोले ना। ओह वाओ, अच्छा एक अच्छे और सच्चे सिंगर की, प्यारे सिंगर की ये क्वालिटी होती है कि दिल करता है कि वो गाता रहे, वो रुके ना। हाँ, You got that quality. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी आप और लंबा गाएंगे तो हम सुनते रहेंगे। जबरदस्त। that's really good. बहुत सारे नए सिंगर्स ऑब्वियसली जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी सिंगिंग से नहीं होता, बट स्टिल दे हैव अ गुड वॉइस, उनका पैशन है, उनको क्या मैसेज देंगे सारे माँ? मतलब मैसेज यही है कि अपना टैलेंट को शो करना चाहिए लाजमी, और जैसे भी हो लाजमी करें। अच्छा, आपकी आवाज़ सिर्फ सिंगिंग में अच्छी नहीं है, बोलने में भी बहुत अच्छी है। यू कैन बी अ गुड ब्रॉडकास्टर, वी बिलीव। कभी इस पे भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। जो मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी किसी चीज़ पे काम करें, तो वो क्या है? कुछ है माइंड में अभी जिस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं? नहीं, अभी इतना कोई क्लियर नहीं है। मतलब लिरिक्स वगैरह भी कुछ स्टार्टिंग ही है, मतलब अभी स्टार्ट में, मतलब कंपोजिंग टाइप ही है। तो डायरेक्शन क्लियर है कि कैसे करना है, किसके पास जाना है? अभी थोड़ा थोड़ा ट्राई टू आप गुड म्यूजिशियन, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, और आई बिलीव कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर सुन रहे हैं या उन तक ये क्लिप पहुंचता है, तो ज़रूर आपको पता चल गया होगा कि कितने टैलेंटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लेकिन हम ऐसे जाएंगे नहीं, ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक से पहले कुछ अच्छा और थोड़ा सा लंबा भी सुना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आखिर में कुछ सुनेंगे जी सारिम से। सारिम से डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम, और इसके साथ इंस्टाग्राम हैंडल पे इनको फॉलो करें, बड़ा अच्छा म्यूजिक अपलोड भी करते हैं सारिम। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं पानी पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, क्या करूं तुम निकलता है। ये अदा ये नज़ाकत बरासर, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेके। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको खिलाएंगे सुबह सुबह खाना, वो भी नान चने, और कहाँ के ये बता रही है फरियाल राना आज के देसी फूड पे। लाहौर ख्वाबों के शौकीन तो है ही, इसीलिए सुबह नाश्ते में वो चने बहुत शौक से खाते हैं, और चने भी उस जगह से जहां पर जायका और म्यार दोनों मिलते हों। आज मैं आई हूँ चामीरा बाजार, जहां पर है उस्ताद मोता चने वाले। ये रोजाना के 200 किलो चने बनाते हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इनके चनों की खास बात क्या है, जो लोग घंटों के तार में खड़े होकर इनसे चने खाकर जरूर जाते हैं।
बहुत अच्छा लगता है। ये 25 साल से खा रहे हैं, इनका म्यार बहुत अच्छा है। इतना अरसा हो गया आपको यहाँ से चने खाते हुए, बिल्कुल। तो टेस्ट का कोई फर्क आया? टेस्ट का कभी फर्क नहीं आया। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ से चने इधर खाते से हुए? तकरीबन हम लोग 7, 8, 10 साल से खा रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और लाहौर में इस जैसा टेस्ट नहीं है कहीं भी। खास बात क्या लगती है इनके चनों की? खास बात यह है कि क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है अभी भी। और इस सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें कि जिस वक्त पूरे लाहौर में 50 के चने मिलते थे, इधर से 30 के भी मिल जाते थे। तो आपने कहीं और से चने खाए और यहाँ से खाए, टेस्ट का क्या डिफरेंस लगा? टेस्ट में यह है कि इनकी जो पकाने का तरीका मुनफरिद है थोड़ा सा, इस वजह से इसमें रश बहुत है इधर ना। आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहबाग से आया हूँ। टेस्ट कैसा लगता है इनके चनों का? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मियारी चने हैं और सफाई भी बहुत इनके और खाना भी टेस्ट मज़े वाला है। खास बात क्या लगती है इनके चनों की? खास बात इनके चनों की यही है कि लाइट मसाले हैं और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। कितना अर्सा हो गया यहाँ से चने खाते हुए? मेरा तकरीबन हो गया है 16-17 साल के हो गए। अच्छा, टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट माशाल्लाह जब से पहले दिन के खाए हुए ना वैसे ही आज ही है। खास बात क्या लगती है इतने इनके चनों की? खास बात यह है कि मेरे बच्चे खाते ही नहीं है इन चनों के अलावा। लाहौर में, पूरे लाहौर से लेकर पूरे पाकिस्तान में ना इतने ज्यादा कुछ चने बेच सकता है तो ना कोई बेचेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इनके चनों की खास बात क्या लगती है? इनकी चनों में खास बात ये, आम चने भी ले लें 50 रुपए के, 100 रुपए का, कुछ नहीं बनता। इनके हाथ में खास शौकत गरीबों के लिए है, वो उसकी वजह से टेस्ट भी है और मसाले भी असल है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर हसन काशिफ साहब। आप मुझे बताएं ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये काम मेरे दादाबू ने 25 साल पहले स्टार्ट किया था और मैंने उनको रिसेंटली 5 ईयर पहले ज्वाइन किया। जब आपके दादाजी ने ये काम स्टार्ट किया था तो इसी सेटअप से शुरू किया था? थोड़ा सा पीछे दुकान थी 25 साल पहले, तब सिर्फ उन्होंने 5 किलो चने से स्टार्ट किया था। आपने इतना बड़ा पतीला चनों का रखा हुआ है, डेली कितने चने बनाते हैं? ये राशिल्लाह पाक का शुक्र है और हम रोज़ाना के 200 केजी चने बेच लेते हैं। डेली के 200 किलो चने बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये बनाता कौन है और कितना टाइम लग जाता है? ये मेरे दादाबू बनाते हैं और शुरू से वो ही बनाते आ रहे हैं और चनों को बनाने के लिए टाइम तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। चनों की पकाई कितने बजे शुरू कर देते हैं? रात को 12 बजे के बाद वो इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और फजर तक ये रेडी हो जाते हैं। मतलब कि इनका जो मसाला वगैरह तैयार करना, उसके बाद मिक्स करना और फिर इसको अच्छे से रेडी करने के तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। आपके चनों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग घंटों इंतजार करते हैं आपसे चने खरीदने के लिए? चनों की खास बात यह है कि इसको 25 साल पहले मेरे दादाबू ने स्टार्ट किया था और आज भी वही खुद इसको तैयार कर रहे हैं। और जो क्या नाम लेते हैं, हम मसाले अपनी निगरानी में तैयार करवाते हैं और ख़ुद इसकी पिसाई करा के इसको चनों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो हम चने इस्तेमाल करते हैं वो देसी चने इस्तेमाल करते हैं जो कि क्वालिटी में एक नंबर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे चनों का टेस्ट डेवलप है और लोग हमारे चनों को पसंद करते हैं। माशाल्लाह इतना रश है आपके पास और लोग दूर दूर से आपके पास चने खाने आते हैं। कभी आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? दादाबू ने कभी सोचा ही नहीं दूसरी ब्रांच का, क्योंकि हम सब का फोकस इसी शॉप पे है और हमने इसी यहाँ के टेस्ट को डेवलप किया हुआ है। इसकी वजह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दूर से नाश्ता करने के लिए आते हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी दूसरी ब्रांच के अभी तक। आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? हमारी शॉप सुबह फजर के बाद ओपन हो जाती है और हम फजर के बाद चने सेल आउट करना शुरू कर देते हैं और 12:30-1 बजे हम फ्री हो जाते हैं। नाजरीन, मेरे लिए आ गया है यहाँ का मज़ेदार सा नाश्ता जिसमें है तिलों वाले नान, मुर्ग चने और ठंडी छाटी की लस्सी। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।
जी जनाब, नान चने तो आपने खा लिए, लेकिन अभी चूंकि अब खाना पीना थोड़ा कंट्रोल में आना चाहिए क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयारी, आपके घर में तैयारी शुरू होगी? मैंने जी कल ग्रोसरी की है माशाल्लाह, और तैयारी ऐसी हुई है कि लग पता गया वो अभी मैंने आज करनी है, मतलब एक शौक है। हाँ, ये ऐसा शौक है कि फिर आपको शौक नहीं रहेगा दोबारा जाने का। माशाल्लाह प्राइसेस आर वेरी हाई। वैसे मैं कल हैरान हो गया, मैं पहले नहीं पता था, कल एक दो चीज़ों की प्राइसेस मैंने देखी। वैसे तो अब हर चीज़ खरीदते वक्त ही हमें हैरानगी होती है कि अच्छा हमने महीना पहले तो बात हम कल भी करे थे, वो ये कि हुकूमतें, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपने चक्करों में लगी हुई हैं और किसी को रमज़ान की तरफ महंगाई का कोई ख्याल नहीं है। वो रमज़ान बाजार हुआ करते थे, कोई गरीब बेचारे जाके फ्रूट्स खरीदा, और वैसे फ्रूट्स की प्राइसेस ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं इस वक्त। जो आप फॉर एग्जांपल केला अगर आप पहले 100-120 रुपए दर्जन ले रहे थे तो ऑलरेडी 200-250 क्रॉस कर चुका हुआ है। एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। मेरे ख्याल में अगर कुछ जिम्मेदारान देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी देख रही है, तो थोड़ा इस तरफ तवज्जो दे दें। ये तो चलता रहेगा सियासी शुगल मेला, लेकिन एक महीना रमज़ान का होता है, और जो लोग ज्यादा गिराफ फरोशी करते हैं, जो ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो भी थोड़ा ख्याल। और उसके साथ साथ आप अगर हुकूमत कुछ नहीं करी, लेकिन आप अगर साहिब इस्तिताते में बार बार कहती हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। रमजान आने वाला है, हर एक की कोई ना कोई जरूरत होती है, अपनी जरूरतों के साथ साथ उनकी पूरी। हमारे प्रोड्यूसर साहब को खदशा है कि लोग कल अप्रैल फूल न मनाएं, तो कल यकुम अप्रैल है, तो आपको बता रहे हैं अगर कोई भी कॉल आपको आए, या खास तौर पे अगर कोई कह दे ना बंदा कि मेरी शादी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, इमरान हसन अगर कहेगा मैं नहीं मानूंगी। हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।